अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। वीडियो की तरफ जाने से पहले आई वांट टू से दैट कंटेंट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई अपडेट आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। टुडेज वीडियो इज़ अबाउट द राइजिंग ऑफ द मून। ये इंग्लिश लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज की वीडियो में हम इसके कंप्लीट नोट्स डिस्कस करेंगे। जी, तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले द राइजिंग ऑफ द मून यानी कि चांद का उभरना। ये एक सियासी ड्रामा है जो कि इरिश लोगों की अपने नेशन के साथ लॉयल्टी और मोहब्बत को जाहिर करता है। अगर बात करें इसके राइटर की तो ये एक फीमेल राइटर ने लिखा था जिनका नाम है ऑगस्टा लेडी ग्रेगरी। ये एक इरिश प्ले राइट हैं और एबी थिएटर का जो बनने का प्रोसेस है उसमें इन्होंने एक बहुत ही अहम रोल प्ले किया जिसकी वजह से ये मशहूर हुई। और इनका ये जो प्ले है द राइजिंग ऑफ द मून ये भी फर्स्ट टाइम एबी थिएटर में ही परफॉर्म किया गया था। नाउ हम देख लेते हैं कि टाइटल ऑफ द प्ले। बेसिकली ये जो टाइटल है द राइजिंग ऑफ द मून ये फर्स्टली जॉन कीगन सेसी ने यूज़ किया था। ये एक इरिश पेट्रियट थे और इनको कैद कर लिया गया था और उसी कैद में 23 साल की उम्र पे इनकी डेथ हुई। अपनी प्रिजन के दौरान ही इन्होंने इरिश पीपल के लिए और इरिश नेशन से अपने लव के लिए और डिवोशन के लिए एक पैट्रियोटिक सॉन्ग लिखा था जिसका टाइटल इन्होंने लिखा था द राइजिंग ऑफ द मून। तो लेडी ग्रेगरी ने अपने ड्रामा का टाइटल उन्हीं के सॉन्ग से पिक किया है। अब बात कर लेते हैं कैरेक्टर्स की। बेसिकली इस प्ले में 4 कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट वन इज़ रेजिटमैन, सेकंड सार्जेंट और 2 पुलिस ऑफिसर्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं द रेजिटमैन को। रेजिटमैन का मतलब है फटे पुराने कपड़ों वाला शख्स। अब जैसा कि मेंशन्ड है कि ये एक नेशनलिस्ट लीडर है लेकिन इसने एक बैलेड सिंगर का रूप धारा हुआ है। अब बेसिकली ये इसको कैद किया जाता है और ये सीन क्या है कि ये एक नेशनल वर्कर है जो कि इरिश पीपल की आज़ादी के लिए काम कर रहा है और इरिश पीपल पर ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही है जिन्होंने इसको प्रिजन में रखा हुआ है। ये उस प्रिजन से भाग जाता है और एक बैलेड सिंगर का रूप धार के बाहर कंट्री में घूम रहा है। बेसिकली इसने वो बैलेट सिंगर का रूप धारा हुआ है क्योंकि इसने इस जगह से भागकर अपनी बाकी की ऑर्गेनाइजेशन और बाकी की टीम के साथ मिलके कुछ ऐसी प्लानिंग और प्लॉटिंग करनी है जिसके ज़रिए इरिश पीपल की हेल्प हो सके। जैसे ही ये भागता है तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इसको पकड़ने वाले के लिए 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड अनाउंस कर देती है। अगर कोई कॉमन मैन पकड़ेगा तो उसको 100 पाउंड्स का रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन अगर कोई पुलिसमैन इसको पकड़ेगा तो उसको रिवॉर्ड के साथ-साथ प्रमोशन भी दी जाएगी। रेजिट मैन बहुत ही इंटेलिजेंट नेशनल लीडर है। अब बात कर लेते हैं सार्जेंट की। सार्जेंट जो है ये 3 पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनमें सबसे हेड है। ये अपनी ड्यूटी के साथ तो लॉयल है ही है लेकिन साथ में अपने नेशन के साथ डिवोटेड भी है। अब बेसिकली ये एक आयरिश मैन है लेकिन ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है अपनी फैमिली को पालने और पोसने के लिए। अब ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और साथ ही साथ अपने नेशन के साथ पैट्रियोटिज्म और डिवोशन की फीलिंग्स के दरमियान फंसा हुआ है। ये चाहता है कि ये उस नेशनलिस्ट वर्कर को अरेस्ट करे और इसको गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोशन मिले। देन देयर कम्स द पुलिसमैन एक्स। ये एक कॉमन सा सोल्जर है जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है। आयरिश मैन है लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को सर्व कर रहा है अपने गुजर बसर के लिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास पुलिसमैन बी। ये एक कॉमिक करेक्टर है यानी कि मजाहिया किरदार और इसका बहुत ही माइनर सा रोल है। अब देख लेते हैं कि प्ले की सेटिंग क्या है। तो एक सी पोर्ट का एरिया है यानी कि बंदरगाह जहाँ से बहरी जहाज़ों के ज़रिए चीज़ों की तजारत होती है और स्टेज के सेंटर में एक बैरल रखा हुआ है। बैरल कोई भी सिलेंड्रिकल कंटेनर टाइप, जैसे कि आप ले लें हमारी पानी की टंकी जिसमें हम ऑयल या पानी या ऐसा कोई भी सब्सटेंस स्टोर करते हैं उसको बैरल कहते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द स्टोरी। ए स्टोरी को आप एज अ समरी भी अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप राइट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सीन देखने को मिलता है कि 3 पुलिस ऑफिसर्स स्टेज पर नमूदार होते हैं जिनके हाथ में लालटेन होती है और कुछ पोस्टर्स होते हैं। अब जो पुलिसमैन बी है वो सर्जेंट से परमिशन लेता है कि सर क्या मैं ये पेस्ट कर दूं, और सर्जेंट उसको अलाउ कर देता है तो वो प्ले कार्ड को बैरल के ऊपर पेस्ट कर देता है। अब सार्जेंट जो उन 3 पुलिस ऑफिसर्स में हेड होता है वो उस प्ले कार्ड को पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि काले बालों वाला और काली आंखों वाला चौड़े चेहरे वाला एक शख्स जिसकी हाइट 5.5 फीट है वो वांटेड है और जिसको उसका पता हो वो पुलिस से कांटेक्ट करे। अब ये उसी एस्केप्ड प्रिजनर की बात करें जिसको हम पीछे एज अ रेजिड मैन डिस्कस करके आए हैं।
देन वो सार्जेंट 2 पुलिसमैन को कहते हैं कि आप लोग जाओ और मुख्तलिफ जगह पे पोस्टर्स लगा के आओ, तो वो वहाँ से चले जाते हैं और डिफरेंट प्लेसेस पे पोस्टर लगाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही दोनों पुलिसमैन स्टेज से जाते हैं तो एक रेजिड मैन वहाँ पे नमूदार होता है और ये वही शख्स है जिसको पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं। वो जैसे ही पुलिस को देखता है तो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, मगर सार्जेंट उसे रोक लेता है और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। सार्जेंट के पूछने पर वो शख्स बताता है कि मेरा नाम जिमी वेल्च है, मैं एक बैलेड सिंगर हूँ और मैं यहाँ पर सेलर्स को अपनी बैलेड्स बेचने आया हूँ। वो सार्जेंट को अपनी बात का यकीन दिलाने के लिए कुछ बैलेड्स भी गा के सुनाता है, जिस पर सार्जेंट उसे डांट कर चुप करवा देता है। फिर वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उस प्ले कार्ड को पढ़ता है और कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये बहुत खतरनाक आदमी है। अब बेसिकली उसकी कोशिश होती है कि मैं सार्जेंट को डराऊं, हालांकि वो अपने ही बारे में बात कर रहा होता है, वही रेजिट मैन होता है और वही वो शख्स होता है जिसका पोस्टर लगा हुआ है, और वो एक बैलेड सिंगर के भेस में उसके सामने खड़ा होता है। वो उसको कहते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक शख्स है और इसको पता है कि सारे हथियार कैसे चलाने हैं, ये हर हथियार के बारे में जानता है और पिछले साल तो इसने एक सार्जेंट को पत्थर मार के कत्ल कर दिया था। मजीद वो कहता है कि इसने एक दफ़ा एक सार्जेंट को किडनैप भी किया था। सार्जेंट उसकी बातें सुनकर खौफज़दा हो जाता है। फिर वो दोनों बैरल के ऊपर बैठ जाते हैं और स्मोकिंग करने लग जाते हैं अपनी टेंशन को ख़त्म करने के लिए। बैरल पर इकट्ठे बैठकर वो जब बातें कर रहे होते हैं तो सार्जेंट उसको अपनी सख्त ड्यूटी के बारे में बताता है और उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आगाह करता है। रेजिट मैन जो है वो दोबारा गाने गाना शुरू कर देता है, जिसमें कुछ लव पर बेस्ड होते हैं और कुछ आयरिश कंट्री साइड पर बेस्ड होते हैं। जो रेजिट मैन है वो एक गाना गाता है और उसकी एक लाइन वो गलत गा जाता है, जिस पर जो सार्जेंट है वो उसको ज्वाइन करता है, बिकॉज़ ये वही गाना था जो वो अपने बचपन में गाया करता था और ये गाना था आयरिश नेशनलिज्म पे। दिस शोज़ कि वो भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर जॉब कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने नेशन से लॉयल है और अपने नेशन के लिए उसके दिल में पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं। इसी दौरान बंदरगाह पे एक बोट की आवाज़ आना शुरू हो जाती है और जो रेजिट मैन है वो नहीं चाहता कि सर्जेंट को उस बोट का पता चले, इसीलिए उसकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो ऊंची आवाज में गाने गाना शुरू कर देता है। अचानक जब वो ऊंची आवाज में गाने गाना शुरू करता है तो सार्जेंट को उस पर शक हो जाता है। रेजिट मैन ने एक नकली विग और हैट पहनी होती है। जो सार्जेंट है वो उसकी वो विग और हैट रिमूव कर देता है और उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की। ये वही रेजिट मैन है, ये वही नेशनलिस्ट वर्कर है जिसको वो पहचान ना सका। अब उसी वक़्त दोनों जो पुलिस ऑफ़िसर्स हैं वो वापस आ जाते हैं। जो रेजिट मैन है वो उन पुलिस ऑफ़िसर्स को देख के खुद को बैरल के पीछे छुपा लेता है और सार्जेंट भी उनको कुछ नहीं बताता और उन्हें वापस भेज देता है। दोनों पुलिसमैन वहाँ से चले जाते हैं और रेजिट मैन भी चला जाता है और सार्जेंट का शुक्रिया अदा करता है। इसी के साथ चाँद उभर आता है और प्ले ख़त्म हो जाता है। प्ले के एंड पे सार्जेंट ऑडियंस की तरफ अपना मुँह करता है और कहता है, आई वंडर, मैं हैरान हूँ। नाउ अब एम आई, क्या मैं एज ग्रेट, इतना बड़ा अफूल बेवकूफ़ हूँ एज आई थिंक, जैसा कि मुझे लगता है आई एम, मैं हूँ। एक्चुअली वो कहना चाहता है कि एक तरफ तो मैंने उस कैदी को छोड़ के अपनी प्रमोशन को ठुकरा दिया, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपने नेशन से डिवोशन भी एक्सप्रेस की, तो क्या मैं वाकई ही बेवकूफ़ हूँ अगर मैंने ये किया। हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो प्ले है ये आयरिश पीपल का अपने नेशन के साथ डिवोशन और लव को एक्सप्रेस करता है। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। मज़ीद कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।